किसी भी मूवी या शो इंक्लूडिंग एनीमे को उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना 99% ऑफ द टाइम्स बेस्ट होता है। बट ऑब्वियसली हम दुनिया भर की सभी लैंग्वेजेस तो नहीं सीख सकते एंड एनीमे के केस में मोस्ट लोगों को जापानीज नहीं आती, इसलिए उसके बाद आते हैं सबटाइटल्स, मेनली इंग्लिश सबटाइटल्स, जिसमें ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें लूज हो जाती हैं बट फिर भी वॉइस परफॉर्मेंस ओरिजिनल ही रहता है। बट इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि सभी लोग इंग्लिश से उतने कंफर्टेबल नहीं होते एंड कई लोग सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद नहीं करते एंड इसलिए फाइनली आते हैं डब्स। अब ऐसा नहीं है कि डब्स बेकार होते हैं। हाँ, आज के डेट पे मैं या तो डायरेक्ट जापानीज में देखता हूँ या फिर सबटाइटल्स के साथ देखता हूँ। बट पहले के कुछ शोज जो मैंने इंग्लिश डब में देखे हैं उनमें से माई हीरो एकेडेमिया का इंग्लिश डब बहुत ही अच्छा है, लगभग ओरिजिनल के लेवल पे ही है। और कागुया सामा का इंग्लिश डब तो एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। बट ऐसे केसेस कम होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओरिजिनल से डब में जाते जाते कई चेंजेस हो जाते हैं एंड ये चेंजेस मोस्टली अच्छे नहीं होते। हालांकि ये सब डिपेंड करता है कि किस डबिंग एजेंसी को डब करने के लिए दिया गया है, कौन उसका स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसके वॉइस एक्टर्स कैसे हैं, बजट कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अक्सर इन सब चेंजेस के बाद आखिर में हमें मिलता है गलत ट्रांसलेशन, क्रिंज डायलॉग्स, मिस प्रोनाउंसिएशंस एंड अगर वॉइस एक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना चाहिए। हालांकि अगर आप भी मेरी तरह लंबे टाइम से एनीमे देख रहे हो तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो सबटाइटल से ही देखना सीखा है। ये डब्स की प्रॉब्लम मेनली तब आती है जब नॉन एनीमे फैंस को एनीमे फैंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर इसको छोड़ भी दें कि हमें क्या मतलब, इंडिया में एनीमे की पॉपुलैरिटी बढ़े कि ना बढ़े हमें क्या करना है, हम तो अपना देखेंगे, हमें मजा आ रहा है, मतलब अच्छा है, जो कि कोई गलत ओपिनियन नहीं है। आखिर में हम इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, हमें कौन सा एनीमे को आज़ादी दिलानी है। पर जब भी हम कोई कमाल का एनीमे देखते हैं, कमाल की स्टोरी देखते हैं एंड उस स्टोरी को देखकर हमारे अंदर जो फीलिंग्स आते हैं, हमारा मन करता है कि हम अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्तों या फिर किसी के साथ भी उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। बट कई बार अगर वो शो सिर्फ सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तब जरूरत पड़ती है डब्स की, ताकि हम अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें नॉन एनीमे फैंस के साथ, साथ ही ये बता सकें कि एनिमेशन कितनी अच्छी स्टोरीज बता सकता है। एंड आखिर में जब आप किसी को भी कोई शो रेकमेंड करते हो एंड जब उसको देखकर वो खुश होते हैं, उन्हें मजा आता है, तो यू ऑल्सो फील गुड। एंड आई थिंक इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंग्लिश के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है या फिर सबटाइटल्स के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वी नीड डब्स, वी नीड गुड फ्रीकिंग डब्स। नाउ ऐसा नहीं है कि एनीमे के हिंदी डब्स कोई नई चीज है। आई मीन डोराएमोन इज एन एनीमे। बाय द वे उसे डोरेमोन नहीं पढ़ते, उसे डोराएमोन पढ़ते हैं। डोराएमोन कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है कि उसका ए साइलेंट हो जाएगा। बट एनीवेज डोराएमोन इज एन एनीमे एंड वो तो 2005-2006 से हिंदी डब हो रहा है। इसके अलावा सिंचैन, पोकेमोन, हागेमारू, यू गेट द पॉइंट। बट इन सब शोज के साथ पहली बात ये कि ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े लोग इसको देख के एंजॉय नहीं कर सकते, बट ये बच्चों के लिए टारगेटेड है। इसमें उतनी मैच्योर स्टोरीज है, एकदम कमाल की स्टोरीज नहीं होती जनरली। दूसरी मोर इम्पोर्टेंट बात कि इनके डब्स टीवी पे आते थे और आज भी आते हैं एंड टीवी में कई चीजें सेंसर हो जाती हैं। आई मीन सिंचैन का तो पूरा स्टोरी ही बदल जाता है उसके हिंदी डब से। कोई व्यक्ति जो सिंचैन को सिर्फ हिंदी में देखते देखते ग्रो अप हुआ है, वो अगर जापानीज में उसको देखेगा तो उसको कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी पे ये सबको अनसेंसर्ड दिखाना चाहिए। आखिर में ये बच्चों के चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, कार्टून चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं एंड आई डोंट थिंक उसमें हम ये सब चीजें ज्यादा दिखा सकते हैं। लाइक सिंचैन की न्यूडिटी या फिर लड़की छेड़ने वाले सीन्स आई डोंट थिंक टीवी पे दिखाने चाहिए। बट इन सब चीजों के अलावा और कई स्टूपिड चेंजेस होते हैं इसमें, और कई चीजों को सेंसर किया जाता है जिनको सेंसर करने की उतनी जरूरत नहीं है। जैसे कि डोराएमोन या फिर सिंचैन, इनमें कभी भी मैरिज शब्द का यूज नहीं होता। इसके जगह क्या बोलते हैं इसमें, खास दोस्त, एव। और साथ ही ये जितने भी शोज हैं ये एनीमे का 0.001% भी नहीं है। एनीमे किस किस तरह की स्टोरीज बता सकता है, किस किस लेवल की स्टोरीज बता सकता है, सिर्फ ये सभी एनीमे शोज और स्पेशली उनके टीवी डब्स इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। हमें जरूरत थी मोर मैच्योर एनीमे शोज की विथ अनसेंसर्ड डब्स, जिसमें कोई भी सेंसरिंग ना हो। एंड उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, स्ट्रीमिंग। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, टीवी पे लिमिटेशंस हैं कि आप क्या दिखा सकते हो, बट स्ट्रीमिंग के केस में टीवी के कंपैरिजन में बहुत ही कम लिमिटेशंस हैं। एंड यहाँ पे एंट्री होती है द किंग ऑफ स्ट्रीमिंग,
नेटफ्लिक्स की। आई थिंक नेटफ्लिक्स ने एक पोल किया था अपने यूजर्स से कि आपको इनमें से क्या देखना है। उसमें एक लिस्ट था जिसमें कुछ पॉपुलर शोज के अगले सीजन्स थे, बट इसके अलावा एक और ऑप्शन था हिंदी एनिमे डब्स का। एंड कमाल की बात है कि वो ऑप्शन जीत गया एंड इसके कारण हमें मिला इंडिया में फर्स्ट नॉन टीवी हिंदी डब्स, पूरी तरह अनसेंसर्ड। हमें कुछ गिबली मूवीज के हिंदी डब्स मिले जैसे कि स्पिरिटेड अवे और हाउल्स मूविंग कैसल, और इसके बाद हमें आगे चलकर स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 का भी हिंदी डब देखने को मिला नेटफ्लिक्स पे। एंड क्योंकि ये अनसेंसर्ड था, हमें एक्चुअल में शादी, मैरिज या फिर वेडिंग सब का यूज होते दिखा। एंड इस केस में ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि जो मूवी नोबिता और शिजुका के वेडिंग के बारे में, उसमें से वेडिंग शब्द ही निकाल देते तो पता नहीं क्या होता। एंड ये स्टार्ट था इंडिया में अनसेंसर्ड हिंदी एनिमे डब्स का। बट दिस वॉज नॉट इनफ। भले ये डब्स बेहतर थे टीवी डब से, बट आखिर में ये भी एनिमे जिस तरह के शोज ऑफर कर सकता है उसका एक बहुत ही छोटा पिक था। एंड कई लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि गिबली मूवीज भी आखिरकार बच्चों के लिए ही टारगेट किए जाते हैं। एंड मुझे पर्सनली नहीं पता, मैंने ज़्यादा गिबली मूवीज नहीं देखे हैं, बट द मेन पॉइंट इज ये भी इनफ नहीं था। तो नेटफ्लिक्स ने स्टार्ट तो कर दिया था अनसेंसर्ड हिंदी एनिमे डब्स का, बट इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत पड़ी। क्रंची रोल को मैं तब से फॉलो करते आ रहा हूँ जब उसका मंथली प्राइस उसके आज के ईयरली प्राइस जितना था, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव था। एंड उसकी इंडिया में लाइब्रेरी भी बहुत ही छोटी सी थी क्योंकि क्रंची रोल बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहा था इंडिया में। अवेलेबल तो था बट बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं था इंडिया पे। बट दिस ऑल चेंज्ड व्हेन द फायर नेशन अटैक्ड। बट दिस ऑल चेंज जब सोनी ने क्रंची रोल को खरीद लिया एंड उसके कुछ टाइम बाद इंडिया में भी हमें झलक दिखी द रियल क्रंची रोल की, एक ऐसे स्ट्रीमिंग जायंट की जो वेस्ट में एनिमे की दुनिया का बादशाह है। तो इसके लिए क्रंची रोल इंडिया ने अपने प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल कर दिए और साथ ही नए एनिमे भी ऐड किए एंड इसी के साथ फाइनली इंट्रोड्यूस किए हिंदी डब्स। इसकी स्टार्ट हुई 2 एनिमे शोज से। पहला एक ऐसा शो था जो उस सीजन का आर्ग्यूएबली सबसे पॉपुलर शो था, उसकी मेन कैरेक्टर ने धमाका मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग की। एंड दूसरा, अगर आप बाहर से देखें, सिर्फ आर्ट स्टाइल को देखें तो हो सकता है आपको लगे कि बच्चों के लिए शो है, बट उसकी स्टोरी बहुत ही मैच्योर थी एंड बहुत ही अच्छी थी। एंड वो शो था रैंकिंग ऑफ किंग्स। एंड इन दोनों शोज को हिंदी डब्स मिले थे क्रंची रोल की तरफ से और ये दोनों शोज किसी भी वे में बच्चों के लिए टारगेटेड नहीं थे। एंड ये पहली बार था जब ऐसे शोज को अनसेंसर्ड हिंदी डब्स मिल रहे थे। अब ये डब्स अच्छे थे कि नहीं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैंने पर्सनली माय ड्रेस अप डार्लिंग का हिंदी डब नहीं देखा है और रैंकिंग ऑफ किंग्स के 2 एपिसोड्स में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि काफी मिस प्रोनाउंसिएशंस थे एंड काफी डायलॉग्स भी मुझे उतने पसंद नहीं आए थे। प्रोबेबली ये फर्स्ट डब्स थे तो क्रंची रोल ने उतना बजट भी नहीं दिया था, बट कुछ भी हो, इससे इस तरह के डब्स की शुरुआत जरूर हुई थी। उन 2 डब्स के बाद हमें और डब्स मिलने लगे कुछ कमाल के शोज के लाइक विनलैंड सागा और डीमन स्लेयर, और कुछ नॉट सो कमाल के शोज के लाइक व्हाटएवर दिस इज। साथ ही इसके बाद हमें सीजनल एनिमे के हिंदी डब्स भी मिलने लगे, यानी जब वो एनिमे एयर हो रहा है उसी के साथ साथ जो डब्स आ रहे हैं उसी के साथ साथ इंग्लिश डब्स जैसे आते थे वैसे हिंदी डब्स भी आने लगे। और अब तो काइजू नंबर 8 का हिंदी डब जापानीज के बस 1 एपिसोड पीछे है। और अब तो म्यूज एशिया और जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म्स भी एनिमे हिंदी डब कर रहे हैं। एंड अगर आपको डब्स चाहिए थे तो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। 2 ऐसे शोज जिनके ऑफिशियल डब्स बहुत ही जरूरी है। 2 एनिमे शोज जिनके हिंदी डब्स एनिमे की पॉपुलैरिटी को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। 2 ऐसे शोज जो कि एनिमे के वर्ल्ड में एंट्री के लिए परफेक्ट हैं। यू नो, अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को एनिमे दिखाना है जिसका एनिमे से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो आप उसको कोई भी रैंडम अच्छा एनिमे शो दिखा के एनिमे के बारे में इंटरेस्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमे इज वियर्ड डूड। हम बहुत टाइम से एनिमे देख रहे हैं तो हमें आदत हो गई है, बट अगर आप शांति से सोचो तो एनिमे इज डेफिनेटली वियर्ड। मोस्ट शोज में आपको अननेसेसरी फैन सर्विस मिलती है, एंड फैन सर्विस मतलब फैन सर्विस वाली फैन सर्विस। साथ ही एनिमे की कॉमेडी भी थोड़ी अलग टाइप की होती है। एंड 80% पॉपुलर एनिमे की स्टोरीज जिस जगह पे होती हैं, यानी कि जापानीज हाई स्कूल, वो भी काफी वियर्ड है। वियर्ड नहीं भी तो डिफरेंट है। आई मीन स्कूल क्लब्स, स्कूल फेस्टिवल्स, फ्रीकिंग स्टूडेंट काउंसिल। आई डोंट थिंक जो लोग एनिमे से फेमिलियर नहीं हैं, जापान से फेमिलियर नहीं है, वो ये सब से उतने फेमिलियर होंगे। एंड इसी कारण ऐसे एनिमे जिनमें ये एनिमे वाली चीजें ज्यादा होती हैं, उसको आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं दिखा सकते जो कि एनिमे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये सब की आदत होना उतना आसान नहीं है अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो एनिमे में। तो
अगर हम इंटरेस्टेड होते हैं किसी चीज में तो हम इजीली ये सब चीजों को एब्जॉर्व कर लेते हैं, बट जो इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए उतना ईजी नहीं है ये, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीजें उसको अजीब लगेंगी। एंड इसी सब कारण से भले ही मैं कागुया सामा का इतना बड़ा फैन हूँ, बट आई डोंट थिंक कि कागुया सामा एक एंट्री शो के तौर पे अच्छा है। आई डोंट थिंक हम एक नॉन एनीमे फैन को कागुया सामा दिखा सकते हैं उसके फर्स्ट शो के तौर पे, बिकॉज ऑफ द फ्रीकिंग स्टूडेंट काउंसिल। इसलिए एंट्री के लिए, किसी को एनीमे में इंटरेस्टेड करने के लिए आपको ऐसे शोज दिखाने होंगे जिनमें ये एनीमे वाली चीजें थोड़ी कम हो। एंड आई थिंक आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि विनलैंड सागा एक ऐसा शो है जिसमें ये सब एनीमे वाली चीजें थोड़ी कम है, क्योंकि ये वाइकिंग्स की स्टोरी है, यूरोप की स्टोरी है, तो उसी टाइप की चीजें ज्यादा हैं। बट उसके अलावा मेरी नजर में 2 ऐसे शोज हैं जो कि एनीमे में एंट्री के लिए परफेक्ट हैं। उनकी स्टोरीज काफी मैच्योर स्टोरीज हैं, उनके फर्स्ट एपिसोड्स इजीली आपको हुक कर सकते हैं। एनीमे की जो काफी बचकानी चीजें हैं, काफी जो वियर्ड चीजें हैं, वो बहुत ही कम है इनमें। बट जैसे कि मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अभी तक हिंदी डब नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन की। एंड हाँ, इनके फैन डब्स हैं, बट उनको ढूंढना काफी मेहनत का काम है, और कुछ एपिसोड्स के डब्स की क्वालिटी कमाल की है, बट मोस्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एंड आखिर में ऑफिशियल डब्स ही होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों शोज मेरी नज़र में एनीमे के वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए परफेक्ट शोज हैं। दोनों की स्टोरीज भी एंड हो चुकी हैं, एंड दोनों बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं, एंड ऐसी स्टोरीज हैं जो मोस्ट लोगों को पसंद आएंगी। एंड साथ ही जैसे कि मैंने कहा, इनके फर्स्ट एपिसोड्स बहुत ही अच्छे हैं एंड आपको इजीली हुक कर देते हैं, एंड उसके बाद आगे का शो आपको पकड़ कर रखता है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या लाइसेंसिंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं दोनों के साथ कि इन्हें हिंदी डब नहीं किया गया है, बट मेरे हिसाब से सूनर और लेटर इनके हिंदी डब्स रिलीज होंगे, एंड इन डब्स के कारण एनीमे और ज्यादा लोगों तक एक्सेसिबल हो जाएगा, एंड बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा एनीमे की पॉपुलैरिटी पर इससे। एंड हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ये, बट जितने पॉपुलर ये दोनों शोज हैं, आई डोंट थिंक ये ऐसे शोज हैं जिनको डब नहीं मिलने वाला। कभी ना कभी मिलेगा, बट देखते हैं कब मिलता है। बट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड या दैट्स इट।